हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 10। क्या कह रहा है, दो प्रकार के उर्वरक F1 और F2 हैं। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है तथा F2 में 5% नाइट्रोजन तथा 10% फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 केजी नाइट्रोजन और 14 केजी फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। यदि F1 की कीमत 6 रुपये प्रति केजी और F2 की कीमत 5 रुपये प्रति केजी है, प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग के लिए चाहिए ताकि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके और न्यूनतम लागत क्या है ये भी हमें बताना है। थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। दो तरह के उर्वरक है F1 और F2। F1 वाला जो उर्वरक है उसमें 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है और F2 जो उर्वरक है उसमें 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक अम्ल है। अच्छा, और वो परीक्षण करके यह पाता है, मिट्टी का परीक्षण करके एक किसान ये पाता है कि उसे 14 केजी नाइट्रोजन और 14 केजी फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। और यहाँ पे ये भी दिया है कि F1 जो प्रकार का जो उर्वरक है उसकी कीमत है 6 रुपये प्रति केजी और F2 वाले की 5 रुपये प्रति केजी। प्रत्येक प्रकार का वह कितना उर्वरक का उपयोग करे ताकि उसको न्यूनतम खर्च हो, न्यूनतम लागत लगे और उस पर उसे जो उसकी खेती के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, नाइट्रोजन और फास्फोरिक अम्ल जो खेती के लिए चाहिए वो पूरी तरह से उसे मिल सके। ठीक है, पौधों को मिल सके। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि किसान x केजी उर्वरक F1 और y केजी उर्वरक F2 खरीदता है। ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। चलिए अब इसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं ताकि ये पूरा डाटा हम लोग यहाँ पर लिख सकें। ठीक है, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं 4 रो और 4 कॉलम। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 4 रो और 4 कॉलम ले लेते हैं इसके लिए। तो देख रहे हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चन है। ये अपने जीवन में भी आप इसका उपयोग कर पाएंगे, दैनिक जीवन में भी, कार्यों में, है ना। कम लागत में ज़्यादा काम कर सके या कम, है ना, ये सब चीज़ सोचने के लिए। देखिए नाइट्रोजन है, दो तरह के पोषक तत्व है। एक नाइट्रोजन है, प्रतिशत में दिया हुआ है, प्रतिशत में, और दूसरा है फास्फोरिक अम्ल है, ये भी प्रतिशत में है। ठीक है, अच्छा, और F1 और F2 दो तरह के यहाँ पर उर्वरक हैं, दो तरह के। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर कीमत भी दी हुई है, रुपए में प्रति केजी। अच्छा, और कितनी उपलब्धता है, आवश्यकता है पोषक तत्वों की, वो भी यहाँ पे बताया गया है। आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता, ये आपका केजी में है ये भी। चलिए अब इसके बाद हम लोग इस डाटा को तैयार कर लेते हैं। देखिए दो प्रकार के उर्वरक हैं F1 और F2। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है। ठीक है, और F2 में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक अम्ल है। ठीक है, यदि उसको फसल के लिए 14 केजी नाइट्रोजन और 14 केजी फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता हो, 14 केजी इसकी आवश्यकता है, नाइट्रोजन की भी और फास्फोरिक अम्ल की भी 14 केजी। ठीक है, चलिए अब देखिए, और यहाँ पर इस पे दिया हुआ है कीमत 6 रुपये प्रति केजी और F2 की 5 रुपये प्रति केजी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमें न्यूनतम निकालना है, मिनिमम के लिए बात करना है। मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6 रुपये प्रति केजी F1 उर्वरक है तो उसका 6x रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि x केजी है तो 6x हो जाएगा, और ये y केजी है F2 तो 1 रुपये की इस पे कीमत है इसका 5 रुपये प्रति केजी, तो क्या कितना हो जाएगा 5y। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए एक समीकरण बनाएंगे, असमीका वाला। तो यहाँ देखिए 10% है,
तो x kg है, kg में है ना ये, तो हम लोग लिख सकते हैं x का 10% प्लस, अच्छा y kg उर्वरक है F2 और उसमें नाइट्रोजन है 5%, तो y का 5%, और टोटल मिला के जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना होगा 14 kg होना चाहिए। 14 kg की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 14 और 14 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ही ना करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अब देखिए, 100 आ जाएगा नीचे, तो 10 बट्टा में 100x और प्लस 5 बट्टा में 100y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। इसको काट देते हैं 5 से 2 बार में और ये 20 बार में, ये 1 बार में और यहाँ पर भी ये 20 बार में। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 20, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2x प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 280 आ जाएगा। दूसरे वाले के लिए चलते हैं जो फास्फोरिक अम्ल है, तो 6 का देख रहे हैं 6% है F1 में, तो x kg है F1, तो x का हो जाएगा आपका 6% और प्लस F2 में आपका फास्फोरिक अम्ल है 10%, तो y का 10% और इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, तो 6 बट्टा में 100x प्लस y हो जाएगा यहाँ पे कितना 100, 10 बट्टा में 100y, 10% है तो 10 बट्टा में 100y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। ठीक है, आगे अब देखते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 से ही काटते हैं इसको, 3 और यहाँ 50, यहाँ भी 2 से ही काटेंगे, 5 और यहाँ पर 50, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों के बेस में सेम मिल सके। बात को समझे ना, 3x प्लस का 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14, ये जाके उधर गुना करेगा तो यहाँ से हो जाएगा हमें 3x प्लस का 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 700, तो ये दोनों हमें असमीकरण यहाँ प्राप्त हुई। और विभक्तर व्यवरोध तो होगा ही, क्योंकि जो हम लोग उर्वरक F1 और F2 दो प्रकार के जो ले रहे हैं वो 0 kg या 0 से अधिक होंगे, इसलिए ये भी लेंगे। चलिए अब देखते हैं दोनonों असमीकरणों के लिए, तो अब लोग ग्राफ बनाने के लिखेंगे, दिए गए रैखिक असमीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलने पर तो पहले वाले से क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू में 280, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 280, और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस का 5y बराबर में 700। चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग इसका आगे देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ खींचने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 चार्ट ले लेते हैं, तो 2 इसके सॉल्यूशन निकालेंगे ना यहाँ पर। चलिए इसके हम लोग यहाँ पर 2 सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y, यहाँ भी x और यहाँ y। तो देखिए x का 0 रखेंगे तो y का 280, y 0 रखेंगे तो x का 140। अब देखिए यहाँ पर x का 0 रखेंगे, तो ये 5 जाएगा भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 140 हो जाएगा ना जी। चलिए अच्छा, ये y 0 रखेंगे तो x का कितना जाएगा 700 में 3 से भाग करेंगे, तो 700 बट्टा 3 लिख दीजिए, 700 बट्टा 3, लेकिन लगभग में कितना हो जाएगा, दशमलव में करेंगे तो आ जाएगा ये 233 के लगभग, 233.33 आएगा। चलिए इसको फ्रैक्शन में ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग यहाँ ग्राफ बनाते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं y एक्सिस, काफ़ी है। चलिए देखिए लिख देते हैं, आपका x हो जाएगा, इधर आपका x डैश, ये आपका y, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग y डैश। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर कितना से ले जाएं, ले लेते हैं 35 से 70 ले लेते हैं,
कम में हो जाएगा। 35 लेते हैं, 35, 70, फिर आपका 105, 140, फिर 140 के बाद आपका हो जाएगा, ऐसे ही बढ़िए ना, आपका 140 के बाद हो जाएगा आपका 35 बढ़िएगा तो 175, 175 के बाद आपका हो जाएगा 210, 245, 245 के बाद हो जाएगा आपका 280, समझ गया ना, काफ़ी है इतना ही। 280 के बाद ये आपका हो जाएगा 315। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए देखिए अब इसके बाद ग्राफ 0 और 280, वाई एक्स का 0, वाई का 280, तो 35, 70, 70 के बाद आपका 105, 105 के बाद आपका 140, 175, 175 के बाद हो जाएगा आपका 175 के बाद आपका हो जाएगा 175 के बाद आपका 210, 245 और 280, 0,280, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए 0,280 हो गया। अच्छा 140 और 0 तो 35, 70 और 70 में 140, 140 ही हो जाएगा, 140 और 0, ठीक है। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो कुछ इस तरह से खींच देंगे, ये ना हो जाएगी रेखा। चलिए तो इसका हम लोग यहाँ पर समीकरण दिखा देंगे, इसका समीकरण यहाँ दिखा देंगे। इसका समीकरण क्या है, 2x + y = में 280, 2x + y = में 280। दूसरे वाले के लिए चलते हैं, दूसरे वाले के लिए देखिए, दूसरे वाले के लिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं 0 और 140, यहाँ पे हो जाएगा 140। फिर दूसरा है 700/3 और 0, तो ये 233 के आसपास होगा, तो 233 के आसपास होगा, तो ये 70, 140 और यहाँ पे 210, और 210 के बाद ये हो जाएगा 245, तो 233 इसके इधर यहाँ हो जाएगा, तो 700/3 और 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर रेखा की बात करेंगे ये कुछ इस तरह से जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये आपका हो गया। इसका समीकरण क्या है, तो इसका समीकरण है आपके पास 3x + 5 = 700, 3x + का 5y = में 700। चलिए अब इसके बाद हम लोग हल क्षेत्र का पता लगाते हैं 0 0 पर असमीकरणों की जांच करके। 0 0 पर असमीकरण देखते हैं दोनों के लिए। पहला देखो 2x + y > 280 होगा, 2 × 0 + 0 > 280। क्या 0 ग्रेटर है या इक्वल है 280? क्या सत्य है? दूसरे वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ नीचे 3 × में 0 + 5 × में 0 > 700। तो क्या 0 ग्रेटर है या इक्वल है 700 की? ये भी आपका असत्य है, तो दोनों का दोनों असत्य हो रहा है। तो जब असत्य हो रहा है तो इसके बाहर वाला क्षेत्र यानी कि यह आपका क्षेत्र जो होगा हल क्षेत्र हो जाएगा। तो ये सुसंगत हल क्षेत्र जो है ये आपका क्या है, परिबद्ध नहीं है, अनबाउंडेड है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके कोणीय बिंदु को एक ये हो जाएगा a 700/3 और 0, ये b ले लेते हैं, इसका हमें निकालना पड़ेगा अभी, और ये आपका c हो जाएगा। तो इसका निकालने के लिए दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा जी ना। चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें 5 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10x 5y, और 280 में 5 से गुना करेंगे तो 1400 आ जाएगा, ठीक है। 280 में 5 से गुना करेंगे तो 1400 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे इसको लिख देते हैं 3x + का 5y = में 700, साइन चेंज माइनस 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 ये कट जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 7x और इधर आपका आ जाना है 700, ये जाएगा भाग में, तो x का मान 100 हो जाएगा। तो x का मान 100 हो गया, आप किसी भी समीकरण में रख देते हैं, इसमें रख दो x का मान 100, 100 × 200 हो जाएगा, और 200 उधर जाके घटेगा
तो y का 80 आ जाएगा। तो 100 और 80 आ गया, यहाँ से 100 और 80 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। इसके कोणीय बिंदु ए 700/3, बी 100,80 तथा सी 0,280 है। ठीक है, ये ना होगा। चलिए अब इसके आगे, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका हल निकालते हैं। हल निकालकर सॉरी इसका जो मिनिमम वैल्यू निकालता है उसके लिए बात करते हैं। चलिए इसमें हम लोग 4 कॉलम ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ले लेते हैं कोणीय बिंदु जो है, कोणीय बिंदु, और यहाँ जो आपके पास z इक्वल टू में क्या दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू में क्या दिया है 6x प्लस 5y, 6x प्लस का 5y। यहाँ पर है 700/3, 0 100,80, ठीक है, और 0, में 280। तो इसमें रखेंगे तो हो जाएगा आपका 1400। यहाँ पर रखेंगे 600 और 8 पंजे 400, तो 600 400 1000। इसको रखेंगे तो 0 और 28 में 5 से गुणा करेंगे 1400। तो मिनिमम 1000 ही ना आ रहा है, मिनिमम यही आ रहा है, मिनिमम यही आ रहा है, मिनिमम आ रहा है एट 100 और 80 पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब नीचे लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख सकते हैं जी कि ये जो मिनिमम 100 और 80 पर आ रहा है z इक्वल टू 1000, न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, अनबाउंडेड है, बहुभुज नहीं है। तो जब बहुभुज नहीं है तो अब कैसे पता करेंगे होगा कि नहीं, तो इसके लिए जांच देखिए किस तरह से। मिनिमम के लिए बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 6x प्लस 5y इज लेस देन कितना 1000, मिनिमम की जब बात होगी तो। चलिए अब इसके लिए हम लोग इसका आरेख बनाएंगे, लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर क्या हो जाएगा, तो 6x प्लस का 5y इक्वल टू में 1000। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका हल। यहाँ पे निकालेंगे ना कम से कम 2 तभी ना इसका ग्राफ खींच पाएंगे। चलिए देखिए x का 0 रख देते हैं, तो y का कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, y 0 रख देते हैं तो x का 1000/3 यानी कि 500/3। ठीक है, 500/3, तो 500/3 का मतलब समझ रहे हैं, 500 में 3 से भाग देने का मतलब हो जाएगा आपका 166.66 लगभग है। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। 0 और 200 कहाँ होगा ग्राफ पर, 0 और 200 कितना होगा, तो 140 है, 140 के बाद यहाँ 175, 210, 210 इधर कहीं होगा, क्या था आपका 0,200। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है 500/3 और 0 यानी कि 166.66 और 0 140, 175, यहाँ इधर होगा 100 कितना था जी 500/3 में 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा को देखें तो ये कुछ इस तरह से जाएगी और ये रेखा डॉटेड होगी, ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ लेस देन की वहाँ बात कर रहा था, असमीका वाला चिन्ह सिर्फ लेस देन का था, इसलिए ये डॉटेड रखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ये हल क्षेत्र से नहीं जा रहा है, नहीं ना जा रहा है, इसलिए जो आपका मिनिमम वैल्यू है वह 1000 ही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं
कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि आरेख किसका आरेख 6x + 5y = 1000 का आरेख हल क्षेत्र से नहीं गुजर रहा है इसलिए z = जो 1000 है वह z = 1000 न्यूनतम मान होगा। तो मिनिमम वैल्यू होगा, और मिनिमम वैल्यू होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यदि किसान 100 kg उर्वरक F1, 100 और 80 न आया था जी, उर्वरक F1 तथा 80 kg उर्वरक F2 का प्रयोग करे तो उसे न्यूनतम मूल्य 1000 रुपये का वांछित पोषक तत्व मिल सकेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। 11